अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। आज अब्सार आलम साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ में अंजाम दे रहा हूं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी नवे रोज़ में बदस्तूर जारी है। इसराइल ने एक मरतबा फिर ईरान के अंदर मिज़ाइल हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिज़ाइलों, फ़ौजी तनसीबात और जौहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। इसराइल और ईरान की जंग से पैदा होने वाली इंतहाई ख़तरनाक आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। सीज़ फायर और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करने की लफ्ज़ी तलक़ीन के बाद कोई अमली फ़ैसला किए बगैर मुलतवी हो गया। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का तुर्की में 2 रोज़ा इजलास हो रहा है, जिसमें ईरान पर इसराइली जारियत एजेंडे में सरे फहरिस्त है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की ईरान और गज़ा पर जारियत को नाकाबिल कबूल उन्होंने करार दिया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है और ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं, लिहाजा मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। यही वक्त है कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। उनका कहना है कि वो ईरान से बात करेंगे और देखते हैं कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये कहा कि मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, लेकिन ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। आने वाले दिनों में इसराइल ईरान जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या डिप्लोमेसी को एक मौका मिलेगा या अमरीका ईरान पर इसराइल के साथ मिलकर हमला कर सकता है, इस सारे मामले में पाकिस्तान किस तरह किरदार अदा कर सकता है, इन मौज़ूआत पर, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट राजा कैसर अहमद साहब, हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड जनरल जाहिद महमूद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं आप, और फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद खान साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इस बात से कि जो OIC का किरदार है वो कितना अहम है, कितना मौसर है, और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है या कोई इसका नतीजा भी निकल सकता है आने वाले वक्त में? जमील अहमद साहब की जानिब में आऊँगा। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ यही सवाल लेकर कि सबसे पहले हम OIC के किरदार पर बात कर लेते हैं कि OIC का किरदार कितना मौसर साबित हो सकता है और कोई किसी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई नतीजा इसका निकल सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। देखिए, कोई भी जब वॉर के अंदर कोई भी फोरम हो उसको आप मीनिंगलेस नहीं कह सकते। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हिंटिंग एट, या जो हम एक ओवरऑल एक पिक्चर अनफॉर्चुनेटली OIC की बन रही है, बट आई थिंक हमें अपने एनालिसिस में भी और जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है वॉर की, और स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा है जी, थोड़ी सी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। अभी देखिए, ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में जो सऊदी अरेबिया है उनके वो विजिट किया है जी उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने प्रॉब्ली ईरान का जो उससे पहले, अब कतर ने भी एंगेज किया उनको। ये कतर वही है जो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका वो पार्टिसिपेंट है, और सऊदी और अरब और कतर ने जब 2015 में मुआहिदा हुआ था तो इन्होंने दे डिडंट लाइक दैट, वो इतना को पसंद नहीं किया था। तो थोड़ी सी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, अंडरस्टैंडिंग एट लार्ज जरूर है कि ये जो स्पेशली गाजा के जेनोसाइड के बाद हम देखते हैं कि एक फ्री स्प्री किलिंग का मिला हुआ है इसराइल को, और इसराइल जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है। डायरेक्शनल मूवमेंट से मेरी मतलब ये है कि उसके जो अग्रेसिवनेस है वो, या जो जंग को वो लेके जाता है अपने जहां जहां उसके एनिमीज होते हैं जी। बात तो हम करते हैं ग्रेटर इसराइल की, लेकिन वो ग्रेटर इसराइल बजाय जॉर्डन वैली या सऊदी अरेबिया की तरफ वो अगर जा रहा होता तो फिर तो हम कहते उसकी क्लासिक एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, बट वो पहले अपने एनिमीज खत्म कर रहा है। OIC देखिए उसमें इफेक्टिवनेस है या नहीं है। अगर वहां से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आ जाती है, इसका मतलब है कि सारे कंडेम जरूर करें कम अज कम, और कंडेम करने के बाद वहां पे बातचीत होती है, जो खतरात हैं एक दूसरे के साथ, फिर आपके बायलैटरल बातचीत का मौका मिलता है, मल्टीलैटरल मिलता है, साइड लाइंस पे आपको मौके मिलते हैं। तो आप एक मुश्तरका स्ट्रेटजी अपना तो नहीं सकते, अगर तो कम से कम डिस्कस जरूर कर लेंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे ख्याल में मोर और लेस एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियलाइजेशन जरूर आ रही है कि आई थिंक इट्स इनफ। सिर्फ मैं इस्लामिक कंट्री से ये कहूंगा कि जो अंडरमाइन करते हैं अपने, देखिए आज ईरान थोड़ा सा विक्टिम अपनी पास्ट की अनफॉर्चुनेटली,
पास्ट की सख्त पॉलिसीज का खुद विक्टिम भी हो रहा है कि वो थोड़ा सा आइसोलेशन का शिकार है। ये इस दौर ऐसा आ गया शाहजेब साहब कि कोई भी मुल्क अकेले रहकर, चाहे जितना बड़ा ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी हो, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी मिलिट्री माइट आज भी मौजूद है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल डोमेन्स में तो वो मल्टी और बायपोलैरिटी की तरफ जा सकता है, लेकिन मिलिट्री माइट में या मिलिट्री एप्लीकेशन में वो इस वक्त यूनी पावर ही है जी। सही। अच्छा, तो वो राजा अकेला सही, किसी चीज को किसी मसले को हल नहीं कर सकता, अकेला तो मसले को हल नहीं किया जा सकता। सही सही। अब मैं आपकी जानिब आता हूँ, राजा कैसे साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, और मैं यही पॉइंट लेकर आऊँगा जिस तरीके से फरमा रहे हैं जाहिद महमूद साहब भी कि एक तो अकेला इस मसले का हल वो नहीं कर सकता, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान बड़ा क्लियर है अपने मौक़िफ़ में, वो बार बार कह रहा है कि जंग रोकी जाएगी तो ही आगे मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ही बात हो सकती है। लेकिन इसराइल यहाँ पर क्या चाह रहा है, इसराइल क्या कर रहा है कि हम देख रहे हैं कि जब मुज़ाकरात होने की कोशिश होती है तो क्या आपको लगता है कि वो सबोताश करने की कोशिश करता है कि अमेरिका और ईरान के किसी किस्म के मुज़ाकरात ना हो सके? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। यकीनन जो इसराइल का किरदार है वो जो कई दहाइयों के ऊपर मुहित है और वो कोई बहुत मुनासिब नहीं है। और हमने जब भी देखा कि इनफैक्ट इसराइल ना सिर्फ अपने रीजन के अंदर एक बुलिंग एटीट्यूड के साथ ऑपरेट करता है, बल्कि वो अपने एलाइज को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। आप अगर देखिए तो ट्रंप के हवाले से भी जो उनका पहले जब ये मसला शुरू हुआ तो जो ट्रंप का लबो लहजा या जो ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स थी वो ओवर द पीरियड काफी एग्रेसिव हुई। लेकिन जब ईरान ने एक ऑपरेशनल डोमिनेंस के साथ जब ऑपरेट करना शुरू किया, जब स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राइक बैक किया, तो आप देखिए कि दुनिया का और जो पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोन थी, जो ऑप्टिक्स थे, वो ऑल टुगेदर दोबारा चेंज हो गए। ये यकीनन एक बहुत ही क्रिटिकल मसला है जो दुनिया को एक बहुत बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट और साने की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो ईरान ने इसको बड़ा डोंटली, बड़ा ऑडेशियसली उन्होंने इसको उनको इसराइल की जो एक मिलिट्री माइट की मिथ थी उसको भी उन्होंने ब्रेक किया। जो इसराइल की जो एक मिथ थी कि इसराइल को स्ट्राइक नहीं किया जा सकता, आयरन डोम की एक जो मिथ थी कि जो उनके पास एक बिल्कुल ही अनसरपासेबल आयरन डोम है जी, जिससे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो मिथ्स हैं वो ईरान ने ब्रेक की हैं, जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो जो आज से 5-6 दिन पहले था या पहले 3 दिन में जो सिनेरियो डेवलप हुआ था उससे वो काफी सिनेरियो मुख्तलिफ हो चुका है। आप देख लीजिए कि जो ट्रंप वो भी अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए कि मैंने तो ईरान पे हमले का अभी सोचा नहीं है, मैं अभी फैसला लूंगा। और अभी कुछ दिन पहले वो ट्वीट कर रहे थे कि जी ईरान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। तो ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसके अंदर एक चीज जैसे हमने अभी पाकिस्तान और भारत के केस में भी देखा, जब पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस थी और जो एक ऑपरेशनल डोमिनेंस थी वो एस्टैब्लिश की, तो पूरी दुनिया का लबो लहजा पाकिस्तान की तरफ भी बदल गया। इसी तरह ईरान की तरफ भी आप देख लीजिए वो जो रवैया है वो बदल रहा है। और ईरान अभी तक मैं समझता हूं कि उसने बड़ा इफेक्टिवली जो एक अपने से एक बड़े ताकतवर जो एडवर्सरी है उसको ना सिर्फ कॉम्बैट किया बल्कि बड़ा इफेक्टिव काउंटर रिस्पॉन्स भी दिया है। पाकिस्तान की किरदार की हम बात करते हैं और सफारतकारी जो पाकिस्तान की है वो बड़ी कामयाब रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में जमील अब हमारे साथ अब मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं इस गुफ्तगू में। जमील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जमील साहब हम जैसे कि बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आगाज़ में यहाँ से करता हूँ आपसे कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्या एग्रीमेंट हो जाएगा ईरान और इसराइल के दरमियान? ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो इसमें किस किस्म की शराइत हैं जो ईरान के ऊपर लगाई जा सकती हैं? जी हाँ, पहली तो बात यह है कि पहले उम्मीद की किरण नहीं थी, लेकिन तकरीबन जब 2 हफ्ते का टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया उसके बाद फिर उम्मीद की किरण आ गई है, क्योंकि और उसकी वजूहत हैं, मैं उस पर आता हूँ।
लेकिन बात यह है कि यस, उम्मीद की किरण क्यों आ गई है और क्या ईरान इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इस वक्त जिस नहज पर बात पहुंच चुकी है दुनिया में और फिर साथ में सफारतकारी का अमल किसी न किसी हद तक शुरू हो चुका है। ईरान ने कभी इनकार नहीं किया कि वो नेगोशिएशन नहीं करेगा, ईरान ने कभी इनकार नहीं किया कि वो जंग को ख़त्म नहीं करेगा। ईरान ने साफ साफ और खुले अल्फाज में इंटरनेशनल ज़ाब्ते और कानून और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक कह दिया है कि अगर वो हमें स्ट्राइक नहीं करेगा, यानी कि इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा, तो हम भी हमला बंद कर देंगे। बड़ा सिंपल सा और बड़ा सादा सा इंटरनेशनल कानून के खिलाफ के फ्रेमवर्क में रहते हुए ईरान ने बावर करा दिया। अब इधर से आगे कहाँ जा सकते हैं? ईरान तो पहले भी नहीं, उसने खुद खिलाफ वर्जी की, एग्रीमेंट की JCPOA की, यानी कि न्यूक्लियर अकॉर्ड। वो तो डोनाल्ड ट्रंप 2018 में वो इसको स्क्रैप करके चले गए। और फिर अब जबकि इतना अर्सा गुजर चुका है 8 साल, तो उसके बाद ईरान को इंटरनेशनल कानून और फ्रेमवर्क इजाज़त देता था। ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने मैक्सिमम जिसके पास इंस्पेक्टर्स IAEA के इंस्पेक्टर आते रहे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अथॉरिटी के, तो वो आते रहे और इंस्पेक्ट करते रहे हैं। और उसका डोनाल्ड ट्रंप बेशक ना माने, लेकिन उनके डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी ने खुद कह दिया है कि ईरान ने तो कोई अभी उसके पास ना एटम बम है ना वेपन अभी वो बना रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर अहाता करें और फिर देखें कि डिप्लोमेसी कहाँ जा रही है, तो डिप्लोमेसी काम करती नज़र आ रही है। और उसमें पुतिन को और चाइना को आप उसको भी शामिल करें, जो उनकी मंशा, उनकी मर्जी और पुतिन के जो पिछले 3 दिन से बयानात आ रहे हैं, तो हमें बड़ी क्लियरली और बड़ी कंसाइसली, और मैं इसको कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि ईरान के मानने का एहतमाल आ गया है कि ईरान 3.7 जो % अफसूदगी है उस पर राज़ी हो जाएगा। गो कि ईरान के पास अब तो 60% पे और उससे आगे निकल गया है ना, लेकिन उसमें रशिया ने कह दिया है कि आप का हम ये जितना जो भी इस वक्त हैवी वाटर है, यानी कि जो अफसूदगी हो चुकी है 60%, वो दुनिया को बताया है रशिया ने कि हम ले लेंगे और हम ईरान के साथ, क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनको देते रहेंगे जब जब उनकी ज़रूरत होती है, ताकि इजराइल को भी उस मामले में ज़्यादा बहाना ना मिले कि वो इस सिलसिले को जारी रखे। क्योंकि इजराइल की मंशा क्या है? इजराइल चाहता है कि बिल्कुल लीबिया की तरह वो अपना हर लिहाज से न सिर्फ अपना साजो सामान उखेड़ के और हवाले कर दें, बल्कि वो हमेशा के लिए, आइंदा के लिए। जमील साहब, मैं यहाँ पर एक आपसे बात यही जानना चाह रहा हूँ, फिर आप ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ये बात करता है कि यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो ईरान के सॉइल पर ना हो, तो फिर उसके अलावा ऑप्शन यही है जिस मुल्क का आप नाम ले रहे हैं? नहीं, लेकिन ऑप्शन के अलावा ईरान इस पर भी नहीं मानेगा। ईरान ने इनकार किया ना, ईरान ने इनकार ये किया कि हम 0% में नहीं जाएंगे, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि हम बिल्कुल अफसूदगी नहीं कर सकते। क्यों? इंटरनेशनल कानून इजाज़त देता है, हम क्यों ना करें। हाँ, हमने पासदारी की, ईरान कहता है हमने पासदारी की उस एग्रीमेंट की जिसका नाम JCPOA है, तो उसको, जिसको न्यूक्लियर कार्ड भी कह लें, उसकी हमने पासदारी की, आप चले गए, हमने उससे ज़्यादा अफसूदगी कर ली। अब जो एहतमाल नज़र आ रहा है, डिप्लोमेसी जिस तरह काम कर रही है, तो अंदाज़ा ये होता है कि वो जो ओरिजिनल P5+1 ने जो एग्रीमेंट करवाया था, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके मुताबिक वो ईरान मान सकता है 3.7 पर, और जो उससे फाजिल चीज़ें हैं उनके पास अफसूदगी हुई है, वो रशिया ने जिस तरह ऑफर दी है उस पर भी मानने के ज़्यादा इम्कानात नज़र आते जा रहे हैं। इजराइल नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, जब तक कि इनके पास सेंट्रीफ्यूज रहे, चाहे वो 3.7% के लिए हो या किसी के लिए भी हो, ये आगे जाके फिर कर लेंगे। इनमें वो दमखम रहेगा, जब चाहेंगे चले जाएंगे, अफसूदगी करना शुरू कर देंगे 60% और वेपन ग्रेड पर। इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अब इजराइल को थोड़ी सी मुक्की खानी पड़ी है। इजराइल कभी सोच नहीं सकता था कि उसके गिरदोनवा का कोई मुल्क इतना नुकसान पहुंचा सकता है। ये दुरुस्त है कि इजराइल ने पहले दिन ही 200 जहाज़ों से 70 के करीब एयर डिफेंस की बैटरियां तबाह कर दी, बाकी तबाही लेके आया। ये भूल गया इजराइल कि ईरान की 7000 साल पुरानी तहजीब है, वो पिछले 200 सालों में
8 बड़ी जंगें उन पर मुसल्लत की गई और वो उससे नबरदाज़मा हुए। और ईरान जो है वो एक ऐसा मुल्क नहीं कि जिसको जब चाहे निगल जाए, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस तो देगा, अपना नुकसान तो करवा रहा है। 3,500 अफराद जख्मी हो गए। वो माजी में बड़ी तवील जंग लड़ चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल हम ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, अगर हम बिगर पिक्चर ज़रा देखें तो हम इस वक्त दुनिया में देख रहे हैं कि जो ममालिक की पावर है वो हम देख रहे हैं कि कहीं पे बढ़ रही है, किसी मुल्क की घट रही है, और कुछ कामयाब सफारतकारी हमारे सामने आ रही है कुछ मुल्कों की। ख़ासतौर पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक तो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है कामयाब, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। और फिर एक बड़ी अहम मुलाकात आर्मी चीफ की ट्रंप के साथ, उसकी टाइमिंग को, उसकी सिग्निफिकेंस को आप कैसे देखते हैं, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस और मार्का के हक के बाद जो रिजल्ट दिया है जी हमारी मिलिट्री जो एप्लीकेशन के बाद, वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इतना जबरदस्त नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा है कि उसमें हमें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एडवांटेज ऑलरेडी हुई है जी। और वो जो पाकिस्तान के साथ जो अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं या बातचीत हो रही है या जो लंच हो रहे हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, एक्चुअली दिस इज invite and this is a reflection of the performing Pakistan as a nation। पाकिस्तान ने जो अपनी डिफाइंस और अपनी अनबाउंडेड रिजॉल्व शो किया है और जिस तरीके से अपनी मिलिट्री को यूज किया है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और देखिए, जब आप अपना परफॉर्म करते हैं तो लोग फिर वो उनसे जुड़ना चाहते हैं। वो समझते हैं कि मसले का हल जो है या ये एक अच्छा पार्टनर हो सकता है इन देयर ओन पॉलिटिकल परसूट। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका बिल्कुल हमारे हाथ में आ गया है या वो हमारी चीजों से हमारे जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उनके साथ बिल्कुल आके खड़ा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो ये समझता है कि पाकिस्तान अब उसके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो उसके जो परसूट्स हैं उनमें एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। ये जमील अहमद खान साहब बेहतर बता सकेंगे। इस वक्त सारे अपने इंटरेस्ट को गार्ड करते हैं। जो अमेरिकन का जो एटीट्यूड है जी, मैं तो उनके साथ काम किया एज ए सीनियर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंटकॉम। उनको आप जो मर्जी करना, उनको आपने ये बताना होता है कि इस चीज का आपको क्या फायदा और क्या नुकसान हैं। तो जनरल साहब की जो फील्ड मार्शल साहब की जो मीटिंग हुई है लंच में, उसमें यही बात हुई है कि जी आपको इस वॉर के इम्पैक्ट क्या आएगा। और ये जो 15 डेज का हुआ है, इस पे इस मीटिंग ने, इस डिस्कशन ने, बड़ी फ्रैंक डिस्कशन जो 1 घंटे से 2 घंटे में इसी तवील हुई है कि वहां मीनिंगफुल बात हो रही थी। वहां कोई कहानियां नहीं पेश की जाती। जब मीनिंगफुल बात होती है, वेटकॉफ भी वहां पे बैठे हुए थे जो एनवाय हैं, जो समझना चाहते थे ईरान की चीजों को, तो वो भी वहां पे मौजूद थे। सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे, मार्को रोबियो। तो ये बड़ी की टीम उनकी बैठी थी। और ऑलरेडी देखिए, जो अमेरिका है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या इनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो कहते हैं, जो डेविएट नहीं होना देना चाह रहे ट्रंप को जिस नारे पे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एक जो चीज देखने में आई है, जो वहां से हमें इतलात भी मिली और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, वो ये हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि जिस तरह मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक कॉन्सेप्ट लेके, नेशनल एजेंडा लेके आया हूँ, फील्ड मार्शल जो है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये लोग भी मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन का एक एजेंडा इन्होंने रखा हुआ है, या पाकिस्तान के मफाद के लिए जो नेशनल मफाद है उस पर सख्त बात कर रहे हैं, सख्त मौकफ ले रहे हैं। और इन्होंने परफॉर्म भी किया है। देखिए, जब भी पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से हमला होता है तो अमेरिका और वेस्ट की एक ख्वाहिश जरूर रही है, पास में भी, पुलवामा में भी और पहलगाम में भी हमने देखा है कि वो कहते हैं कि जी इंडिया को आप कुछ हद तक कर लेने दें एक्शन, उनकी फेस सेविंग हो जाएगी। और भाई ये हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है। पाकिस्तान ने कभी वो अलाउ नहीं किया, इवन अंडर अमेरिकन प्रेशर। 98 में जब एडवानी ने धमाकों के बाद पाकिस्तान को एक कहा था, बताया था कि जी आपको यू विल हैव टू लर्न टू लिव इन द न्यू जो अभी एस्टेब्लिश हुआ है फैक्ट, इसके अंदर आपको रहना होगा, आपको चेंज करना होगा। और पाकिस्तान ने 11 तारीख उन्होंने हम धमाके किए, तो 28 तारीख को बता दिया था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्यू नॉर्म यही है कि हम मैचिंग रिस्पॉन्स आपको देंगे। कभी भी पाकिस्तान की जो हुसैनियत, ये जो डिफाइंस है ना, जो उसको उन्होंने मुजाहिरा किया है। उस मीटिंग के बाद जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को, इस ये 2 हफ्ते का जो मुअख्खर किया है, इट हैज प्लेड अ पिवटल रोल, मेन रोल इस मीटिंग ने अदा किया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पीस के लिए जो एक ख्वाहिश है, उसको पाकिस्तान ने असेस किया। दैट्स व्हाई आप उसको नोबेल प्राइज के लिए
इंस्पाइट ऑफ दिस नामजद करने का फैसला पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल। अच्छा राजा कैसर साहब, आपका भी मैं कमेंट इस पर, बिल्कुल बिल्कुल राजा कैसर साहब, आपका मैं कमेंट इस पर जाऊंगा शॉर्टली, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ये जैसे कि हम ये क्लोजनेस देख रहे हैं पाकिस्तान की और अमेरिका की, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और हमने ये भी देखा कि अमेरिकी सदर ने इलेक्ट होने के बाद भी पाकिस्तान की तारीफ की थी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। तो ये जो अब हम क्लोजनेस देख रहे हैं पाकिस्तान की और अमेरिका की, इसको आगे आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका नेचुरल एलाइज हैं और ये एक दूसरे से गैर मुतल्लिक नहीं रह सकते, और क्योंकि इतने इंटरेस्ट इंटरट्वाइंड हैं। वो काउंटर टेररिज्म है, वो अभी अमेरिका का जो क्रिटिकल मिनरल्स में जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, फिर इसके अलावा जो खित्ते के हवाले से जो अमेरिका का एक जो रोड मैप है, उसमें पाकिस्तान को आप किसी भी सूरत डिसोसिएट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर किरदार है, और जो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड है जो हम पिछले 2 महीने में देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये जो पोस्ट पहलगाम जो इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की एस्केलेशन हुई, और फिर उसमें जो पाकिस्तान की जो एक वाजे और डिसाइसिव बढ़तरी थी, उसने पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि पाकिस्तान अब फ्रॉम द स्ट्रेंथ नेगोशिएट कर सकता है, पैरिटी के ऊपर अपनी आर्ग्यूमेंट को और अपने जो नैरेटिव है उसको रख सकता है। और यही वो चीज है, देख लीजिए, कि जिसने पाकिस्तान को बड़े वाज़ेह डिविडेंड्स पिछले 2 महीने में हमें नजर आए हैं। आप देखिए, रशिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसकी एक बड़ी वाज़ेह इंक्लिनेशन है। चाइना का एक रीअश्योर्ड ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोबारा से री इंगेज होना चाहता है। और फिर पाकिस्तान का जो एक जो इम्प्रेशन और जो एक ऑप्टिक्स में जो पाकिस्तान की जो एक ओवरऑल जो एक इम्प्रूवमेंट है, ये सारी चीजें हैं जिसने पाकिस्तान को एक दफा दोबारा ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये वही पाकिस्तान देख लीजिए जो आज से 2 साल पहले जिसकी डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी, एक नाकाम रियासत की बातें हो रही थी, और आज वो पाकिस्तान यूं देख लीजिए कि दुनिया के सबसे जो अहम फैसले हैं उनमें स्टेक होल्डर और शराकतदार के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक रिजॉल्व है, और उसमें हमारी जो लीडरशिप है वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो कन्वर्जेंस है ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, उसने भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अभी ये जिस तरह पर्टिकुलरली सारी डिस्कशन हो रही थी, फेलो पैनलिस्ट ने भी इसको बड़ा एलैबोरेटिवली इसको डिस्क्राइब किया कि ये ईरान के हवाले से भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, जिसमें फील्ड मार्शल साहब की जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात है, उसके अंदर भी जो एक अमेरिका को जिस तरह की जो एक पोजीशन बताई गई है खित्ते के हवाले से, उसने मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी रीथिंक करने पर मजबूर किया है। और वो जो एक उनकी जो एक स्टांस में जो तब्दीली है वो यकीनन इस मुलाकात के बाद आई है। तो डेफिनेटली गुड डेज अहेड फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और डेफिनेटली इसमें मजीद हमें माइलेज जो आने वाले दिनों में नजर आएगी, आने वाले दिनों में नजर आएगी। और क्या वाकई इसराइल ने, जैसे कि दावा ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2-3 साल पीछे धकेल दिया है, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं। जमील अहमद साहब, हम इसराइल से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते, वो तो अपने यूएन रेजोल्यूशन जिससे वजूद में आया उसको भी नहीं मानता। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमें ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बदलती हुई दिखाई देती हैं। रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि कभी वो कहते हैं तेहरान को खाली कर दिया जाए, फिर वो एक उनकी स्टेटमेंट तो मुसलसल है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन फिर साथ साथ हम ये भी वो जैसे कि 2 हफ्ते के लिए उन्होंने हमले को मुलतवी कर दिया, फिर साथ में वो ईरान हर सूरत मुज़ाकरात करे। बेसिकली ट्रंप चाह क्या रहे हैं और उनके क्या आप समझते हैं कि एम है आने वाले वक्त में? देखिए, ट्रंप साहब के ख्यालात कोई आज नहीं है। पिछली मरतबा भी जब वो प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त भी मुतज़लज़ल रहते थे, और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े दबे अल्फाज में 3 दिन पहले जो उनके स्पोक्स पर्सन, जब उनसे सवाल किया अल जज़ीरा के एक बड़े सीनियर नुमाइंदे ने, तो उन्होंने इंडिया यही दिया कि वाइट हाउस से फैसले हो रहे हैं आजकल। तो जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो आप ये समझ लें कि स्टेट डिपार्टमेंट का उसमें अमल दखल कम रह गया है, यानी वजारत ख़ारजा का, बल्कि अब वो
वाइट हाउस से और उनकी टीम ज़ाहिर कर रही है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो ये बयानात, अगर इन तमाम बयानात का अहाता करें और इसका तजिया करें तो ट्रंप की तबीयतन आदतन मजबूत मुल्कों से, मजबूत अफराद से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ताल्लुकात इस्तवार करते हुए काम करना चाहते हैं। और वो अपने मामले में भी इस जो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं ईरान का मामला, वो भी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने जब शुरू में कहा, हालांकि खदशात और ख़तरात हो गए कि आमद है उनके B-22 बम्बर्स की, बंकर बस्टर बम्बर की, और 3000 पाउंड के बम को जो उन्होंने करना इरादा किया हुआ था, तो महसूस हो रहा था। लेकिन जिस तरह के बयानात फिर आते रहे और जब उसका तजिया किया जाता रहा तो यही महसूस हुआ कि वो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अभी उन्होंने फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएशन कराना शुरू कर दी। खुद तो डायरेक्टली नहीं आए ना, इनडायरेक्टली तो खैर काफ़ी अरसे से सपोर्ट हो रही है इसराइल की, क्योंकि इसराइल के काबरीन और यूनाइटेड स्टेट्स के काबरीन एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि इसराइल इज़ अमेरिका एंड अमेरिका इज़ इसराइल। और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी 4-5 दिन पहले कह चुके हैं कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मुज़मिल है इसराइल की डिफेंस पर, तो हम इसराइल का डिफेंस करेंगे, दफ़ा करेंगे। ज़ाहिर है उसको डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि किस अंदाज में, किस तरीके से और कब दफ़ा करना शुरू करेंगे, ऑफेंसिव के ज़रिए करेंगे या डिफेंसिव के ज़रिए करेंगे। इस बात को इधर छोड़ते हुए दोबारा आ जाते हैं कि इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं यूरोप में थोड़ी सी गहमा गहमी जो वज़राए ख़ारजा हैं यूरोप के कलीदी ममालिक के और यूरोपियन यूनियन के, इसीलिए ये आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है कि किसी तरह से ये नेगोशिएशन जारी रहे। और ईरान तो इस नेगोशिएशन में भी कह रहा है, पहले भी कह चुका है, इजराइल हमला नहीं करे हम बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ईरान का मौक़िफ़ ये बिल्कुल सेम रहा है कि हमले बंद किए जाएंगे तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। राजा कैसा साहब, जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इसराइल का ये दावा करना कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2 से 3 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया है, इसमें कितनी हकीकत है आपके ख्याल में? देखिए, यकीनन जब दो फरीक किसी भी जंग में होते हैं तो मुतज़ाद दावे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि इसराइल ईरान से इतने मजबूत और इतने इफेक्टिव रिस्पॉन्स की तवक्को नहीं कर रहा था। और शायद उसकी वजह ये थी कि अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में इसराइल ने पे दर पे ईरान को बहुत इफेक्टिवली डैमेज किया। तो उनके आप देख लीजिए जो सदर जो इब्राहिम रईसानी, वो एक प्लेन क्रैश में वो उनको हिट किया गया। उसके अलावा अगर आप देख लीजिए तो हमास के सरबराह को ईरान के अंदर स्ट्राइक किया गया। ईरान की जो प्रॉक्सीज थी उनको बड़ा ऑलमोस्ट डिसमेंटल कर दिया इसराइल ने खित्ते के अंदर। हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट इनफेक्टिव कर दिया, इरिपेयरेबली डैमेज कर दिया। तो इसराइल शायद ये समझ रहा था कि इस टाइम पे दिस इज द हाई टाइम के जहां पे वो ईरान को स्ट्राइक करके वंस फॉर ऑल सबड्यू कर दिया जाए और फिर ईरान के अंदर जो एक पपेट रेजिम जो है वो इंस्टॉल की जाए जो प्रो इसराइल हो और जो पर्टिकुलरली जो इसराइल के हवाले से किसी भी किस्म के सख्त जो मौक़िफ़ की हामिल ना हो। और ये वो चीज़ थी कि जो जिसको कैलकुलेट करके उन्होंने वो किया। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के अंदर रहा है और जिस तरह आपने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ईरान के सबसे ज़्यादा इंस्पेक्शंस की गई IAEA की जानिब से, तो असल में ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना नहीं था। ईरान की जो मौजूदा रेजीम और जो उसके अंदर रेजीम चेंज बुनियादी तौर पे उसको निशाना बनाया जा रहा था। उसको निशाना बनाना मकसद था। उसको निशाना बनाना मकसद था। जाहिद साहब, ग्लोबल स्पॉटलाइट में पाकिस्तान आ चुका है और इस पर मैं आपसे कमेंट चाहता हूं। इस वक्त पाकिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है और जब मुज़ाकरात की बात आती है तो बड़ी अहम मुलाकातें पाकिस्तान की जानिब से की जाती हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त पुल का किरदार अदा कर रहा है बड़े अहम मामलात में। देखिए शाहजेब साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इस वक्त एक अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबलाइजर कंट्री है जी, स्टेबलाइजर का रोल अदा कर रहा है और है। उसकी मैं एग्जांपल इस तरह है कि देखिए पाकिस्तान का जो ईरान के साथ इस वक्त ताल्लुकात है वो आप अंदाजा लगा लें। उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस के साथ, वहां से जो आवाज आ रही है वो आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानीज एंड आई एम ऑनर्ड टू मीट द मिलिट्री चीफ। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह आप पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं।
और रशिया अब मीनिंगफुल रखेगा पाकिस्तान को। देखिए इस रीजन में तीनों बिग पावर चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों के जो इंटरेस्ट है इस रीजन में वो स्टेबिलिटी के साथ है। अमेरिका चाह रहा है कि जंग के जरिए जंग को लॉजिकल एंड तक पहुंचा के मैं स्टेबिलिटी हासिल करूं, या ज्यादा झुकाव उस तरफ है। लेकिन चाइना और रशिया कह रहे हैं कि जंग को अर्ली खत्म करके स्टेबिलिटी हासिल करें। ये रीजन उनके लिए भी स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो हमें आंखें रखनी होगी स्पॉयलर्स के ऊपर, कंट्रीज लाइक इंडिया जो स्पॉयलर्स है, जो बिल्कुल इररिलेवेंट हुए हैं। एनीवेज, तो ये वो रोल है जो पाकिस्तान जो है वो अदा कर सकता है और अदा कर रहा है। आज की मुलाकातें देख लें, रजब अर्दगान से इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले हैं, फिर मार्को रूबियो की और प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप अपना किरदार अदा करें। इस लड़ाई से पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान में गए हुए थे। तो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग। एक चीज याद रखिएगा, जब भी वॉर शुरू होती है, चाहे जितने पावरफुल मुल्क एक साइड पे और दूसरी साइड पे उतना ही कमजोर मुल्क क्यों ना हो, जो ट्रैक टू है या कोई ना कोई या थर्ड पार्टी या थ्रू फ्रेंड्स आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि जो जेडी वैंस है वो एक दिन पहले और बयान दे रहे हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट, और मार्को रूबियो अगली शाम को इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये सिलसिले चल रहे होते हैं जी। तो पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ पुल का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि इस पुल के ऊपर से अमन को फैला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, पाकिस्तान अमन को फैला रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपका, और आज कैसस अहमद साहब आप शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जमील अहमद साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है ईरान की तरफ से कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी तभी सामने आएगी जब इसराइल जंग रोकेगा। एक तो पॉइंट ये है। दूसरी जानिब अगर हम बिग पावर्स की जैसा कि बात भी कर रहे थे ब्रेक से कबल, कि बिग पावर्स क्या किरदार निभा सकती हैं, क्या किरदार अदा कर सकती हैं इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आई हैं चाइना की तरफ से बात करें या रशिया की तरफ से, उसका इम्पैक्ट आपके ख्याल में कितना है और अब तक क्या रहा है? जी, रशिया और चाइना पे मैं आ जाता हूँ, लेकिन उसके अलावा जितने बिग पावर्स हैं वो तो इजराइल के साथ हैं। उनके बयानात देख लें, उनके अफकार देख लें, उनके किरदार देख लें इस मामले में, या पहले जितने भी मामलात हुए हैं, थोड़ी बहुत जमा खर्ची के तहत वो कभी कर लेते हैं कि ह्यूमन राइट वगैरह के हवाले से, वरना कोई और इसके अलावा नहीं। इस खत्े में जो असल पावर जो इंटरेस्टेड है कि स्टेबिलिटी रहे वो है रशिया और चाइना। चाइना क्यों इंटरेस्टेड है? चाइना का 80% यहाँ से एनर्जी जाती है इस इलाके से, 80-85% तक, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसका गला घुट जाए और यहाँ की एनर्जी में डिसरप्शन आ जाए। रशिया का इंटरेस्ट ये है कि रशिया के काफ़ी मुआहदे हुए हैं ईरान के साथ। रशिया मिडल ईस्ट में अपना असर रसूख उसी वक्त तक कायम रख सकता है जबकि वो असर रसूख, वो स्पेस, क्योंकि सीरिया में उनकी स्पेस कम हुई है तो वो चाहेंगे कि बाकी मिडल ईस्ट में और ईरान में उनका असर रसूख कम ना हो। वो उसी सूरत में है कि यहाँ कोई ना कोई स्टेबिलिटी आ जाए और वो कोई ना कोई मुआहदा हो जाए। इसीलिए रशिया ने अपने तौर पर यह ऑफ़र दी है कि भाई अगर आप बड़ी पावर जो 5+1 है नहीं एग्री करते हो, चाइना तो करता है उसके अलावा, तो आप ऐसा कर लो कि आपकी हम अफजूदगी का मसला हल कर देते हैं और फिर आपका 3.7 जो ओरिजिनल आपकी एग्रीमेंट है उस तरह कर लो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया पुतिन ने कि आप अगर इस मामले को नहीं रोकोगे तो आप तीसरी जंग अजीम की तरफ चले जाओगे। इससे बढ़कर तो और कोई सरबराह बात नहीं कर सकता है ना। तो ये उनका इंटरेस्ट है यहाँ। अब आ जाते हैं कि ईरान अपने इज्जत व वक़ार व तकरीम को हमेशा बरकरार रखता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी तहजीब है, पिछले 199 सालों में 8 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और वो एक होमोजीनियस सोसाइटी है, वो एक खुददार कौम है और वो आखिरी वक्त तक लड़ना मरना जानती है। पहले भी तारीख ने इसको साबित किया है। तो उस लिहाज से ईरान ने कई मरतबा कहा है कि आप अंडर थ्रेट हमसे फैसला न कराओ, आप इंटरनेशनल कानून के हिसाब से चलो हमारे साथ, और थ्रेट को एक लम्हे के लिए एक साइड पे करके अब हम तो नेगोशिएशन हमेशा करने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ईरान तो हमेशा नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, जैसे कि हम मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं लेकिन एक तरफ जंग भी चल रही है, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।